स्नेहा बहू, हमारी चाय कहाँ है? जीजी भी बैठी हैं साथ में। सासू माँ चिढ़ते हुए बोली। भाभी, मेरा सूट प्रेस नहीं हुआ है अभी तक, ननंद भी चिल्लाते हुए कहती है। अरे भाभी, ये क्या नाश्ता बना दिया? मुझे तो आलू के पराठे खाने थे, देवर भी झुंझुलाते हुए कहता है। मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, आकर लगा दो, पति देव ने कहा। चारों तरफ से परिवार वालों की आवाज़ सुनकर स्नेहा घबरा गई और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। वह बेटी पीहू का लंच तैयार कर रही थी और उसे बच्ची को स्कूल बस के लिए बस स्टॉप तक छोड़ने भी जाना था। यह लीजिए माँ जी, आप लोगों की चाय और बिस्किट। और दीदी, आपका सूट प्रेस नहीं हो पाया है, इसलिए आप दूसरा सूट निकाल कर पहन लीजिए। और भैया, आज थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए आज सादा पराठा और अचार ही है, इसे खा लीजिए। और गौरव जी, मैं बाद में बटन लगा दूंगी, आप अलमारी से दूसरी शर्ट निकाल कर पहन लीजिए। कहते हुए वह स्कूल बैग और पानी की बोतल गाड़ी में रख पीहू को स्कूल बस के लिए छोड़ने निकल गई। स्नेहा पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। घर में किसी के मुंह से बात निकलती नहीं थी और वह तुरंत ही उसे पूरा किया करती थी। सास, ननंद, देवर सब कुछ करने पर भी खुश नहीं रहते थे। बहुत सोचने पर उसे समझ आया कि वह सबके लिए कितना भी कुछ कर ले, पर किसी को उसके काम की कदर ही नहीं है। इसलिए वह सबकी फिक्र छोड़ अपने बारे में सोचने लगी थी। सबसे प्यार करने के साथ वह खुद से भी प्यार करने लगी थी। जहाँ वह दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी, वहीं अब वह अपनी बेटी पीहू के साथ कुछ वक्त अपने लिए भी निकालने लगी थी। देखा जीजी, कैसी हवा की रफ्तार से आती है और तूफान मेल की तरह चले जाती है। ना किसी का ध्यान रखती है और ना किसी की बात सुनती है। हमें तो बहुत ही खराब बहू मिली है। सास बिमला जी अपनी ननंद अनीता से बोली, जो 2 दिन पहले अपनी भाभी से मिलने आई थी। ननंद कहती है कि भाभी से तो कोई काम नहीं हो पाता। एक सूट प्रेस करने के लिए कहा था, वह भी नहीं कर पाई। देवर भी कहाँ पीछे रहने वाला था। पहले तो हमारी फरमाइशें पूरी कर दिया करती थी, लेकिन अब घास फूस सा बनाकर रख देती हैं। मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर घर में रहकर करती क्या है वो। पति सौरभ भी भुनभुनाते हुए बोला, पहले तो मेरा सारा सामान मेरे हाथों में दे दिया करती थी और अब कहती है कि खुद ढूंढ लो। अरे, ऐसी पत्नी भी होती है क्या भला? मैं तंग आ गया हूँ। शाम होते होते तो दुनिया भर के दर्द मर्ज जाग जाते हैं मैडम के अंदर। कभी सर दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द, कभी भी खुश नज़र नहीं आती। ऐसी शक्ल बनाकर रखती है घर में जैसे किसी ने जेल में कैद कर रखा हो। सास कहती है, अरे काहे का जेल खाना बेटा, तूने तो उसे स्कूटी लेकर दी है। जब मन करता है स्कूटी निकाल कर घूमने निकल जाती है महारानी। पीहू का नाम लेकर स्कूल और बाजार के चक्कर ही काटती रहती है। आजकल तो घर के कामों में मन ही नहीं लगता महारानी का। सभी लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलकर शिकायतें कर रहे थे कि दरवाजे पर पहुंची स्नेहा ने सब कुछ सुन लिया। एक हाथ में फल और सब्जी का थैला और दूसरे हाथ में किराने का सामान का बोझ लिए खड़ी स्नेहा तेज कदमों से रसोई की ओर चल पड़ी और सोचने लगी कि आज खुलकर सबसे कह दूं कि सब कुछ जो बोलना है मेरे मुंह पर बोल दीजिए। पीठ पीछे बोलने से क्या हासिल होगा? आखिर मैं भी तो सुनूं कि मैं कितनी मटर गश्ती करके घर लौटती हूँ। लेकिन उसके माता पिता के संस्कार उसे हमेशा रोक दिया करते थे। बेटा, ससुराल में व्यवस्थित होने में समय लगता है, लेकिन कितना समय? यह एक सवाल उसके जहन में हमेशा रहता था। उसे देखते ही हॉल में चुप्पी छा गई। सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। अब तो यह उनका रोज का काम हो गया है। जब तक वह लोग स्नेहा की बुराई ना कर लें,
तब तक तो उनका खाना ही हजम ना होता। 6 साल पहले जब स्नेहा इस घर में बहू बनकर आई थी तो बहुत समझदार और खुश मिजाज लड़की थी। शादी के बाद भी नौकरी पर जाती रही, लेकिन 4-5 महीने बाद सौरभ बोला कि क्यों ना पहले तुम घर में सबको अच्छे से जान पहचान लो। मेरे भाई बहन भी अभी छोटे हैं और माँ भी अभी घर का काम सारा नहीं कर पाती है, तो तुम कुछ दिन का ब्रेक ले लो। और वह ब्रेक आज 6 साल बाद भी ख़त्म नहीं हुआ था। एक के बाद एक जिम्मेदारियां उस पर थोप दी जा रही थीं। घर के सारे सदस्य आराम फरमाने लगे और वह अकेली घर का सारा काम संभालने लगी। और पीहू के बाद तो उसका करियर पर फुल स्टॉप लग गया। देखा जीजी कैसे काम से जी चुराती है, जब तक 4-5 बार आवाज़ ना लगा लो तब तक सुनती भी नहीं। अरे ससुराल में तो ससुराल की तरह रहा जाता है ना। क्या हो गया जो देवर और ननंद के 2-4 काम कर दिए तो। और पति का काम तो पत्नी को ही करना पड़ता है। सास की सेवा करना बहू का फ़र्ज़ होता है। इसमें कौन सी नई बात हो गई, हमने भी तो किया है अपने ज़माने में। फिर अब इसकी बारी आई तो यह काम चोरी करने लगी। अनीता बिमला से कहती हैं कि भाभी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ आपसे, स्नेहा कुछ गलत नहीं कर रही। आपने भी तो उस पर सारी घर की जिम्मेदारी डाल रखी है। आप रसोई में जाती नहीं, नीता अपने से कोई खुद का काम करती नहीं क्योंकि वह कॉलेज जाकर बहुत बड़ा एहसान करती है। और गौरव, उसे तो शर्म आनी चाहिए कि वह अपनी भाभी से किस तरह से बात करता है। उसे अब 6 साल हो गए हैं इस घर में, वह कब तक इन लोगों की फरमाइश पूरी करेगी। कल को गौरव और नीता की भी शादी होगी तो अब इन्हें तरीके से रहना चाहिए। उन्हें अपनी भाभी का हाथ बटाना चाहिए, ना कि ऐसे सबके सामने अपनी भाभी की बुराई करनी चाहिए। और एक बार आज यह दोनों अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, कल को इनकी बारी आएगी तो देखना यह कौन सा गुल खिलाएंगे जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। तभी स्नेहा की सास कहती है कि रहने दो जीजी, मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा सीधे हैं। गौरव तो मेरा बहुत ही आज्ञाकारी बेटा है, उसकी बहू आएगी तो मेरी बहुत सारी सेवा करेगी, मुझे पूरा यकीन है। और नीता, उसे तो मैंने जो संस्कार दिए हैं ना, उसी से वह पूरे घर को स्वर्ग बना देगी। अपनी भाभी की बात सुनकर अनीता जी सोचने लगी कि ऐसे मतलबी लोग किसी की परेशानी नहीं समझते, उदाहरण देके ही समझाना पड़ेगा। बुआ जी के लाडले गौरव और नीता कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेल रहे थे। दोनों को ही अपनी बुआ पर बहुत विश्वास था। वह दोनों अपनी बुआ से अपने मन की सारी बातें कहा करते थे। तो बुआ जी ने दोनों बच्चों की तरफ लस्सी का गिलास बढ़ाते हुए कहा कि ये लो बच्चों, तुम दोनों के लिए मैं लस्सी बनाकर लाई हूँ। वाह बुआ जी, क्या मस्त लस्सी है, इसे पीकर तो मज़ा आ गया। तभी बुआ जी गौरव से कहती हैं कि अच्छा गौरव बेटा, एक बात बता, तेरी माँ तेरे लिए एक लड़की ढूंढ रही है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि स्नेहा जैसी लड़की तेरे लिए परफेक्ट रहेगी ना। स्नेहा का नाम सुनते ही गौरव मुंह बना लेता है। क्या बात कर दी हो बुआ, मुझे भाभी जैसी लड़की बिल्कुल नहीं चाहिए। माँ की डांट की चाबी से चलने वाली गुड़िया जैसी भाभी, ऐसी लड़की तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। भाभी तो भैया तक का ख्याल नहीं रख सकती। तो बुआ जी कहती हैं कि तो बेटा तुझे कैसी लड़की चाहिए। तो गौरव कहता है कि बुआ जी, मुझे तो लड़की ऐसी चाहिए जो एकदम स्मार्ट और मॉडर्न हो। यह साड़ी में लिपटी रहने वाली नहीं, बल्कि वेस्टर्न कपड़े पहनने वाली चाहिए। मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ एकदम रेडी होकर चले, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, खुद की डिसीज़न खुद ले, किसी की गलत बात ना सुने। बस ऐसी ही चाहिए मेरी दुल्हन।
इस पर बुआ जी कहती हैं कि अरे बेटा, घर का काम कौन करेगा, और फिर तेरी माँ की सेवा, उसका क्या। गौरव कहता है कि अरे बुआ जी, घर के काम तो नौकरों को शोभा देते हैं, और माँ माँ को ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें सेवा की ज़रूरत पड़े। तभी नीता कहती है कि भैया सही जा रहे हो, मुझे भी ऐसी ही भाभी चाहिए, ना कि स्नेहा भाभी की तरह घरेलू और गंवार, जिसे हंसने से ज़्यादा रोना आता है, सारा दिन आंसू टपकाती रहती है। और फिर दोनों भाई बहन ठहाका मारकर हंसने लगे। तभी बुआ जी कहने लगी कि अरे नीता, इसकी छोड़, तू अपनी बता, कल को तेरी भी शादी होगी। ऐसा करना, तू अपनी भाभी से 2-4 गुण ले लेना, जिससे घर में शांति बनी रहे। अरे क्या बुआ, किससे टिप्स ले लूँ? भाभी से? पागल समझा है क्या? उनके जैसे खुद की पर्सनैलिटी को खोकर घर के रंग में रंगने जैसी प्रयास मुझसे तो ना हो पाएंगे। दिन भर माँ उन पर हुक्म चलाती रहती है। मेरी सास ऐसा करे तो मैं उसी दिन सूटकेस उठाकर मायके आ जाऊंगी और साथ में अपने पति को भी खींच कर ले आऊंगी। बहू बनूंगी, लेकिन किसी की जहागीरदार नहीं, जो जब चाहे जैसे चाहे मुझे चलाए। मैं अपने मन की मालकिन हूँ, मैं जैसा चाहे वैसा करूँगी, किसी को कहने नहीं दूँगी और ना ही किसी के कहने पर चलूँगी। तभी बुआ जी कहती हैं कि बेटा, लड़की को तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। शादी सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता ही थोड़ी होता है, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। तभी नीता कहती है कि क्या बुआ जी, आप भी पुरानी बातें लेकर बैठ गई। मेरी शादी जिस लड़के से होगी उसी से तो मतलब रखूँगी ना कि सभी की चाकरी करती रहूँगी। अगर मेरी सास से मेरी नहीं बनेगी तो मैं अपनी पति को लेकर अलग घर बसाऊँगी। तभी बुआ जी बोलती हैं कि बच्चे, तुम दोनों के बड़े ही ऊंच विचार हैं। लाओ ये खाली गिलास मुझे दे दो, मैं धुलने के लिए रख देती हूँ। तुम लोग आराम से बैठकर अपना काम करो। कहते हुए अनीता कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन गौरव स्नेहा से कहता है कि भाभी, आज शाम को मेरे दोस्त घर पर आएंगे, तो उनके लिए कचौड़ी और इमली की चटनी बना दीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैं बाहर से ले आऊँगा। और नीता कहती है कि भाभी, आपने 2 दिन से मेरे कपड़े नहीं धोए हैं, पीला वाला सूट धुलकर और प्रेस कर रख दीजिएगा, मैं अपनी सहेली के घर पढ़ने जा रही हूँ। तभी स्नेहा कहती है कि भैया, आप अपने दोस्तों को कभी और बुला लेना, कल पीहू का टेस्ट है, मेरे पास समय नहीं है। और नीता दीदी, आप भी अपना सूट खुद ही प्रेस कर लेना, शायद मुझे देर हो जाएगी। तभी बिमला जी भड़कते हुए कहती हैं कि अरे बहू, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें तो हर काम टालना आता है। गौरव के दोस्त आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें कुछ अच्छा तो बनाना ही पड़ेगा। और नीता भी तो तुम्हारी ननंद ही है, उसका काम कर दोगी तो कौन सा तुम छोटी हो जाओगी। पास ही में बैठा सौरभ भी बोलने लगा कि ऐसा भी क्या काम है, जब बच्चे कह रहे हैं तो कर दो। अपने पति की बात सुनकर स्नेहा बेबस होकर खड़ी थी कि तभी स्नेहा बुआ बोल पड़ी कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, अपना सारा काम स्नेहा पर सौंप देते हो। अरे उसे अपना और अपने बच्चे का भी तो ख्याल रखना है। क्या सारा दिन वह तुम लोगों की गुलामी करती रहे? और सौरभ, तू क्या तूने बच्चे बच्चे लगा रखा है? तेरे भाई बहन अब बच्चे नहीं हैं, यह भी अब बड़े हो गए हैं, इन्हें अपनी जिम्मेदारियां स्वयं उठानी चाहिए। तब गौरव बोला कि बुआ जी, घर की बहू जो भी काम करती है वह किसी की गुलामी नहीं होती, उसका भी तो घर है, तो काम करना ही पड़ेगा। बेटा सौरभ, स्नेहा की ऐसी हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम ही हो, क्योंकि तुमने तो उसे इज्जत कभी दी ही नहीं।
इसलिए घर वाले भी उसकी कोई कदर नहीं करते। और वैसे भी ससुराल में पत्नी से ही पति की कदर होती है। पति अगर कदर करता तो यह कभी ना होता। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हारा एक वहम मिटाती हूँ। जो तुम अपनी पत्नी से इतना एक्सपेक्ट करते हो मगर कभी अपने भाई बहन और अपनी माँ को गलत नहीं समझते, तो ये लो सुनो। बुआ जी फ़ोन में रिकॉर्डिंग चालू कर देती हैं। उनके, गौरव और नीता के बीच हुई सारी बातचीत वह सबको सुनाती हैं। फ़ोन की रिकॉर्डिंग को सुनकर गौरव और नीता के तो होश उड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी अनीता जी बोली कि भाभी, आपने अपनी बहू से इतनी उम्मीद लगा रखी हैं कि बहू सारे घर को अपने कंधे पर उठा ले, लेकिन क्या आप जानते हैं आपका छोटा बेटा और आपकी बेटी के कितने ऊंच विचार हैं। अरे आपके बेटे गौरव को बहू चाहिए तो सिर्फ अपने लिए, और नीता को लड़का चाहिए तो सिर्फ अपने लिए। उन्हें माँ बाप की सेवा और घर वालों के काम से कोई मतलब नहीं है। तो आप बताइए कि आप स्नेहा से इतनी उम्मीदें क्यों रखती हैं। अरे अब यह दोनों भी इतने बड़े हो गए हैं, क्या इनको अपने काम स्वयं नहीं करने चाहिए। कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद तो सौरभ और उसकी माँ का दिल दहल जाता है। सौरभ आंखों में आंसू भरते हुए स्नेहा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि स्नेहा, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर मैंने तुम्हारी कदर की होती तो शायद घर में भी तुम्हारी कदर होती, लेकिन मेरी वजह से तुमने अपना पूरा अस्तित्व खो दिया है। लेकिन अब तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। तुम अब अपने करियर को संभालोगी। तुम अब जैसा चाहे वैसा कर सकती हो। तुम अब जॉब पर जाओ और जो चाहे वो करो, और घर के काम माँ और नीता कर लेंगी, और बेटी पीहू को तो मैं संभाल लूँगा। अब घर सबका है तो जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।